नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है, लेकिन जंगी पारा गिरने के साथ चढ़ता ही जा रहा है और अब तो परमाणु संकट दुनिया के दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक दे रहा है। वैसे तो जंग रूस और यूक्रेन के बीच है, लेकिन वॉर गेम रूस और अमेरिका के बीच खेला जा रहा है। सुपर पावर अमेरिका के बारूदी जखीरे को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो है रूस। ऐसे में रूस ने एक ऐसे वेपन को कॉम्बैट ड्यूटी पर लगाया जिससे न सिर्फ यूक्रेन में खौफ है, बल्कि डर की दस्तक अमेरिका के दरवाजे पर ही हो रही है। रूस के प्लान से अमेरिका में कोहराम। अंतिम प्रहार से दुनिया में मचेगा हाहाकार। परमाणु प्रलय की तैयारी, यूक्रेन के बाद अब किसकी बारी? यह है रूस के हथियार खाने का ब्रह्मास्त्र, नाम है सरमत मिसाइल। इसे दुनिया की सबसे घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यूं ही नहीं कहते। 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से जब ये एटमी हमला करेगी तो किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। वो लक्ष्य भेदी विध्वंसक बारूद बांध जिसमें न्यूयॉर्क तक तबाही मचाने की क्षमता है, जिसे रूस सरमत कहता है और नेटो शैतान। जिसके आगे न फ्रांस बचेगा, न ब्रिटेन और ना ही ऑस्ट्रेलिया और ना ही अमेरिका के महफूज रहने की गारंटी बाकी रह जाएगी। जिस वक्त पूरी दुनिया न्यूक्लियर वॉर के टलने की दुआ मांग रही है, उसी वक्त रूस ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपने परमाणु अस्त्रों की प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया है। एटम पावर से वर्ल्ड को अपनी ताकत दिखाने का ऐलान किया है और उसे कॉम्बैट ड्यूटी पर लगा दिया है। नाम है RS-28 सरमत। रूस की यह मिसाइल अमेरिका तक परमाणु हमला करने में सक्षम है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसी मिसाइल को लेकर कहा था कि ये रूस के दुश्मनों को 2 बार सोचने के लिए मजबूर कर देगी। अब रूस की स्पेस एजेंसी के चीफ यूरी बोरिसोव ने कहा है कि सरमत मिसाइल को कॉम्बैट ड्यूटी में शामिल कर लिया गया है। रूस के इस ऐलान से नेटो देशों की टेंशन बढ़ गई है कि अगर अमेरिका और रूस का युद्ध होता है और अमेरिका के ऊपर ये मिसाइल छोड़ी जाए तो एक साथ कई सारे शहरों को बर्बाद कर सकती है। अलग अलग दिशाओं में इसके वॉरहेड्स जाके और इंडिपेंडेंट टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। इसीलिए इसको वेस्टर्न मीडिया के अंदर बहुत ही खतरनाक मिसाइल की श्रेणी में या दर्जे में रखा गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध में अब वो होने वाला है जिसका डर बाइडेन, जेलेंस्की और ब्रिटेन समेत नेटो देशों को सता रहा था, क्योंकि पुतिन ने अब अपने परमाणु तहखाने के दरवाजे खोल दिए हैं। RS-28 सरमत रूस की नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइलों में से एक है, जिसे पुतिन ने अजेय बताया है। सरमत मिसाइल सिस्टम को नेटो देशों ने शैतान 2 का नाम दिया है। ये सबसे खतरनाक मिसाइल सिस्टम है पूरी दुनिया के अंदर। इसके मुकाबले की कोई भी मिसाइल नहीं है। इसकी रेंज और इसका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को चकमा देने की काबिलियत, एक साथ कई सारे टारगेट्स को टारगेट करने की क्षमता, तो ये सारी चीजें मिला के अगर बात करी जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि लड़ाई के मैदान में ये एक शैतान साबित होगा।
वॉर जोन में रूस का ये ब्रह्मास्त्र पुरानी मिसाइलों की जगह लेगा। माना जा रहा है कि नेटो देशों को डराने के लिए रूस ने इस मिसाइल की तैनाती का ऐलान किया है, जो यूक्रेन का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल लॉन्च फेज में बहुत कम समय लेती है, जिससे इस मिसाइल को ट्रैक करना दुश्मनों के लिए करीब करीब नामुमकिन है। यह मिसाइल अपने साथ 10 से 15 न्यूक्लियर वॉरहेड फायर करने की क्षमता रखती है। 15 वॉरहेड यानी 15 परमाणु बमों का हमला, वो भी एक साथ। मिसाइल का एक एक बम उस बम से 1000 गुना से भी ज्यादा ताकतवर है, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया था। सरमट के एक वॉरहेड का वजन 550 किलो टन है। सरमट के इस ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अमेरिका ने जिस परमाणु बम से जापान के हिरोशिमा को बर्बाद किया था, उसका वजन मात्र 15 किलो टन था। इतना ही नहीं, साल 2018 में खुद व्लादिमीर पुतिन ने यह दावा किया था कि ये किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेदने में सक्षम है। खास बात यह है कि सरमत अपने साथ विशाल थर्मो न्यूक्लियर बम भी ले जा सकती है, यानी पुतिन की मिसाइल पावर से टकराना मौत को दावत देने जैसा है। रूस की ये वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जिसके आगे दुनिया की तमाम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीक धरी की धरी रह जाएगी। कोई भी मॉडर्न टेक्निक इस मिसाइल की मारक क्षमता पर ब्रेक नहीं लगा पाएगी, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जब तक कोई भी डिफेंस सिस्टम पुतिन की इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएगी, उससे पहले ही ये मिसाइल अपने टारगेट को मटियामेट कर देगी। इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है। 208 टन वजनी ये मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी कैसा भी टारगेट हो, उसे तबाह करने की क्षमता रखता है। जमीन से लेकर आसमान तक, समंदर से लेकर अंतरिक्ष तक और धरती का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां रूस सरमत नाम के परमाणु अग्निबाण को दाग नहीं सकता। मतलब ये कि अगर पुतिन को लगा कि कुछ भी गड़बड़ है, या उसके खिलाफ कोई नया मोर्चा खोला जा रहा है, या फिर अमेरिका ने कोई नई चाल चलने की कोशिश की, तो इस रूसी सुपर वेपन से भीषण विस्फोट तो होगा ही। एटमी तबाही के चलते कई देशों को धरती से नामो निशान तक मिट सकता है, वजूद खत्म हो सकता है। दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान को उसके सबसे भरोसेमंद दोस्त ने ही जोर का झटका दे दिया। कुछ महीने पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 11 महीने तक नाना करने के बाद $2 अरब का कर्ज दिया था। अब उसी सऊदी ने ऐसा शौक दिया कि पाकिस्तान का जनरल मुंह छिपाए फिर रहा है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में तैयारी पूरे जोर पर थी। इस्लामाबाद में रेड कारपेट और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ मोहम्मद बिन सलमान के ग्रैंड वेलकम का प्लान था। रावलपिंडी में बैठा जनरल भी वर्दी के सितारे सजाकर खाड़ी के सबसे वीवीआईपी मेहमान से मिलने के लिए बेकरार था। लेकिन रियाद से एक फोन आया और सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। अरमानों पर पानी फिर गया। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। सऊदी के क्राउन प्रिंस जो G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली आने से पहले पाकिस्तान जाने वाले थे, उन्होंने अचानक अपना पाकिस्तान दौरा कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तान के अखबार द नेशन ने खुद इस खबर पर मोहर लगाई है। पाकिस्तान इस फजीहत को बचाने की हालत में नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित करवाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बनने जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान अपने खास दोस्त की नजर में भी गिरता जा रहा है। एक मुल्क जहां राष्ट्रपति को कभी भी नजरबंद किया जा सकता है, जहां केयरटेकर सरकार है, अदालतों पर भारी तहरीके लब्बैक का सरगना है, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा जेल में बंद है, सबसे कुख्यात जासूसी एजेंसी ISI का चीफ भी नया नया अपॉइंट हुआ है। ऐसे पाकिस्तान में भला कौन जाना चाहेगा? ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी पाकिस्तान की यात्रा स्थगित कर दी है। इसके पूर्व ऐसी रिपोर्ट्स थीं कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि भारत में आयोजित की जा रही G20 की लीडर्स की समिट में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, वो इसी यात्रा के दौरान पाकिस्तान की यात्रा भी करने जा रहे थे। लेकिन अब सऊदी अरेबिया ने ये यात्रा स्थगित कर दी है। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय क्राउन प्रिंस का दौरा क्यों कैंसिल हुआ, इस पर जुबान नहीं खोल रहा।
ये कहकर खुद को दिलासा दे रहा है कि दौरे की नई तारीख का ऐलान जल्द होगा। फरवरी 2019 के बाद से क्राउन प्रिंस पाकिस्तान नहीं गए। अब ये इंतजार लंबा हो सकता है। वैसे भी जिस शख्स ने 2019 में क्राउन प्रिंस का स्पेशल स्वागत खुद कार ड्राइव करके किया था, वो इस वक्त जेल में है और जो जेल से बाहर हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौज कर रहे हैं, उनकी इंटरनेशनल फजीहत हो रही है। सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान की यात्रा के स्थगन के पीछे ये संकेत अवश्य हो सकता है कि सऊदी अरबिया ने अब अपनी भारत और पाकिस्तान की नीति को डिहाइफेनेट कर लिया है। सऊदी अरबिया भारत के साथ एक अलग तरीके की डीलिंग करता है, वहीं पाकिस्तान को एक अलग तरीके से ट्रीट करता है और भारत और सऊदी अरबिया के रिश्तों में लगातार गहराई देखी जा रही है। भारत जो कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन का और पूरे विश्व का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र, एक महत्वपूर्ण महाशक्ति बनकर के उभर रहा है, उससे सऊदी अरबिया भी लाभान्वित होना चाहता है। अब सवाल है कि जब पाकिस्तान खुद राजनीतिक संकट, सेना के खिलाफ असंतोष और आर्थिक रूप से दिवालिया होने जैसे महासंकट झेल रहा है, वहां सऊदी के क्राउन प्रिंस क्यों जा रहे थे? इसकी वजह है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। मुस्लिम कंट्रीज के बीच डिप्लोमेसी से ही सऊदी उनका लीडर बना हुआ है। अंदर खाने तो OIC भी मानती है कि ये सदी भारत की है और भारत से दोस्ती बेहद जरूरी है। मुस्लिम देशों में सबसे बड़ी सेना पाकिस्तान के पास है। मुस्लिम देशों में सबसे बड़ी एटमी ताकत पाकिस्तान के पास है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और PM कटोरा लेकर दुनिया के सामने घूमते रहते हैं। उधर सऊदी अरब के पास न तो इतनी विशाल सेना है और न ही वो एटमी ताकत है, लेकिन इसके बावजूद वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है और इसकी वजह है पैसा। सऊदी अरब की दी हुई रकम से पाकिस्तान की सांसें चल रही हैं। पाकिस्तान में आवाम को मिल रहा तेल और गैस भी सऊदी का रहमो करम है। वो सऊदी अरब पाकिस्तान को कौड़ियों के भाव भी नहीं रखता, लेकिन PM मोदी की बात और PM मोदी से रिश्ता सऊदी को सबसे प्यारा है। तो ये है न्यू इंडिया की कूटनीति और भारत सऊदी के मजबूत रिश्तों का प्रमाण, जिसका नया एपिसोड दिखेगा 9 और 10 सितंबर को, जब दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होगा। ये हिंद के दुश्मनों के लिए टेंशन से भरा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और अब बात सूरज के सफर की। चंद्रयान की कामयाबी के 10 दिन बाद इसरो ने फिर इतिहास रच दिया। चांद के बाद अब सूरज पर भी हिंदुस्तान के निशान नजर आएंगे। इसरो ने देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर दिया है। आदित्य L1 125 दिन बाद अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। ये कैसा होगा और चांद की पहेली सुलझाने के बाद आदित्य L1 कैसे सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाएगा, हर सवाल का विस्तार से जवाब इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। 5, 4, 3, 2, 1। और इस तरह हिंदुस्तान की काबिलियत की स्वर्णिम तारीख के पन्नों में एक और अध्याय जुड़ गया। ये सफर चांद से भी दूर का है, ये फासला सदियों से भी लंबा है। इसरो का मिशन आदित्य L1 सितारों के संसार के हर रहस्य से पर्दा उठाने निकल पड़ा है। मिशन आदित्य L1, डेस्टिनेशन सन। चांद से आगे बात निकलेगी, सूरज की पहेली सुलझेगी। इसरो ने ठाना है, अब सूरज को भी पाना है। जो हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, जिसका फासला 15 करोड़ किलोमीटर का है, जो पूरे जहान को रोशन करता है, जो दादी नानी की कल्पनाओं का किस्सा है, जो हमारी आस्था और आध्यात्म का हिस्सा है, उसी सूरज के हर रहस्य से अब पर्दा उठाने की तैयारी है। इतिहास और वर्तमान की विरासत को सहेजे हुए इसरो का आदित्य L1 मिशन भविष्य की हर संभावना की तलाश में अनंत आकाश के सफर पर निकल पड़ा है। सनातन पर CM स्टालिन के बेटे के बिगड़े बोल सामने आए।
सनातन मलेरिया और डेंगू की तरह उदयनिधि बोलते हुए नजर आए। आपको बताएं, उदयनिधि स्टालिन एमके स्टालिन के बेटे हैं, जो कि सनातन पर एक टिप्पणी करते हुए नजर आए। मलेरिया और डेंगू की तरह है सनातन, ये बोलते हुए नजर आए। सनातन को खत्म कर देना चाहिए। बीजेपी ने ट्वीट कर कांग्रेस से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। तो सनातन को मलेरिया और डेंगू की तरह बोलते हुए नजर आए हैं उदयनिधि स्टालिन, और ऐसे में सनातन को खत्म कर देना चाहिए, ये भी बोलते हुए नजर आए। यूपी के उन्नाव जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां सिंचाई विभाग से नाराज बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ला धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल उन्नाव की भगवान नगर सीट से विधायक पुलिया बनाने के लिए काफी समय से सिंचाई विभाग से आग्रह कर रहे थे, लेकिन जब अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी तो विधायक जी नाराज होकर धरने पर बैठ गए। सुनिए क्या कहना है उनका। एलन कुमार सिंह जो सिंचाई खंड के एक्सीएम हैं, उनको हमने फ़ोन लगाया। चूंकि उनको हमने 1.5 महीने पहले इसी विषय में फ़ोन लगाया था कि ये पुलिया भी निर्माण नहीं हुआ। फिर 1 महीने बाद पहले फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि हमको 15 दिन का समय दे दीजिए। आज जब हमने मिलाया तो उन्होंने कहा कि पुलिया तो निर्माण हो गई, और पुलिया निर्माण जरा कैमरे नीचे देख लीजिए, दिखा दीजिए आप लोग पत्रकार बंधु, नीचे दिखा लीजिए। हमको 6 महीने बाद चुनाव जहाँ में जाना है, तो इस ढंग से क्षेत्र की जनता कैसे वोट देगी? अगर जनता हित की बात नहीं करेंगे तो अभी जब 4 महीने 5 महीने बाद हमारे आदरणीय साक्षी महाराज जी, हमारे गुरु जी महाराज हैं, वो तो पूरे देश का दौरा करेंगे, प्रदेश दौरा करेंगे, यहाँ तो वोट मांगने हमको। और इसी बीच एक बड़ी खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से। बोरवेल में उतरे 2 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। 3 बीमार बताए जा रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल कम होने के चलते ये बेहोश हुए। तीनों को जिला अस्पताल फिलहाल रेफर कर दिया गया है। कोतवाली मैगलगंज के खूंटी खुर्द गांव का ये पूरा मामला। तो तीनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ऑक्सीजन लेवल बोरवेल में कम था, जिसके चलते ये बेहोश हुए, लेकिन इसी बीच 2 लोगों की मौत हो गई है। 3 बीमार हैं गंभीर रूप से यहाँ पर, और ऐसे में उनको अस्पताल में रेफर करवा दिया गया है। ऑक्सीजन लेवल कम होने के चलते ये बेहोश हुए थे। तो यूपी के लखीमपुर खीरी से ये खबर। बोरवेल में 2 लोगों की मौत हो गई उतरने से, 3 बीमार बताए जा रहे हैं, इलाज जारी। और वहीं यूपी के जालौन से बड़ी खबर। यहां पे यज्ञशाला में भीषण आग लग गई। आग से यज्ञशाला जलकर खाक हो गई है। यज्ञ करते समय आग लगने से अफरा तफरी मची। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया। कालपी कोतवाली के मंगरोल की यज्ञशाला का ये मामला। तो देखिए किस तरीके से भीषण आग यहां पर लगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास के लोगों ने इस आग पर काबू पाया था। अफरा तफरी का माहौल बन गया था। यज्ञ करते समय यहां पर आग लगी थी। आपको बताएं, आग से यज्ञशाला पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। जालौन की खबर है। यज्ञशाला में यहां पर भीषण आग लगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यज्ञशाला जलकर पूरी तरह राख हो गई है। यज्ञ यहां पर चल रहा था जिस समय यहां पर आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल बन गया था। आसपास के लोगों ने सूझबूझ से यहां पर आग पर काबू पाया। भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 सम्मेलन में महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। फूड बस ऑफ इंडिया ने इसको लेकर एक अनोखी पहल की है। फूड बस ने एक नया G20 मेन्यू लॉन्च किया, जिसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इसमें G20 में शामिल लगभग सभी देशों की डिशेस को रखा गया। यह अनोखा मेन्यू काफी मशहूर हो रहा है। देखिए रिया की रिपोर्ट। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में होना है, और इसमें अब महज कुछ ही दिनों का समय जो है वो बाकी रह गया है। और इसकी तैयारियां केंद्र सरकार की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से पूरे शहर में चाक चौबंद जो है वो नज़र आ रही हैं। हालांकि लोगों ने भी अपने तरीके से इनकी तैयारियों में शिरकत करने की, योगदान करने की जो कोशिश है वो की है। हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, फूड बस ऑफ इंडिया के सामने, और इन्होंने भी एक अनोखी पहल की है G20 को लेकर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने एक पूरा नया G20 मेन्यू जो है वो लॉन्च किया है। और इस मेन्यू में आप देख सकते हैं, इन्होंने G20 की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो सदस्य जो देश हैं, उनकी जो भी डिशेस हैं, जो वहाँ के व्यंजन हैं, जो फेमस जो वहाँ के पकवान हैं, उनको इंक्लूड करने की जो ये कोशिश है
है वो की गई है। हमने यहाँ पर लोगों से भी बात की और जो लोग हैं वो इस मेन्यू से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ सरकार ही नहीं, लोग भी जो हैं वो G20 को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं और वो G20 के हिट होने की जो कामना है वो कर रहे हैं। कैमरा पर्सन चाको के साथ मैं रिया जातुष्करन, ABP न्यूज़, दिल्ली। बाहर से ही नहीं, रिया अब आपको ले चलेंगी बस के अंदर और दिखाएंगी फूड बस के अंदर किस तरह की डिशेस बनाई जा रही हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 का 18वां शिखर सम्मेलन जो है अब वो बेहद पास आ चुका है। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से शहर में जो तैयारियां हैं वो एकदम चाक चौबंद नजर आ रही हैं। हालांकि लोगों ने भी अपने तरीके से इसमें शिरकत करने की, इसमें योगदान देने की कोशिश की है। हम मौजूद है फूड बस ऑफ इंडिया के किचन में, जिन्होंने एक अनूठी पहल की है। इन्होंने G20 के लिए एक नया मेन्यू ही जो है वो लॉन्च कर दिया है और उस मेन्यू में G20 के जितने भी मेंबर देश हैं उन सब की जो डिशेस हैं, उन सब के जो पकवान, जो व्यंजन हैं, उनको इंक्लूड करने की जो कोशिश है वो की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं फूड बस ऑफ इंडिया के हेड शेफ मिस्टर जितेंद्र गौर। सर, क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं फ्रेंच अरबियाता पास्ता, आला अरबियाता, which is inspired from France, though it is mixed in India, so it is a fusion, very nice. तो ये आप फ्यूजन कर रहे हैं इंडिया के मसालों का और फ्रेंच तकनीक का। हाँ जी। तो क्या स्पेशलिटी इसकी होने वाली है सर, बताइए कैसे बना रहे हैं आप? ये जो है अरबियाता बेसिकली स्पाइस्ड सॉस होता है, मेड फ्रॉम टमेटोज, ठीक है, लेकिन हम इसमें हल्का सा फ्रेंच टेस्ट भी ऐड कर रहे हैं। वी आर मिक्सिंग इट विद लिटिल बिट ऑफ क्रीम सॉस एंड लिटिल बिट ऑफ फिलाडेल्फिया क्रीम। सो इससे इसका जो स्वाद है वो अलग ही हो जाएगा। ये देखिए आप, तो जो इसकी सॉसेस हैं वो इसकी स्पेशलिटी है। एग्जैक्टली, एंड दिस इज गोइंग द क्रीम सॉस। जस्ट हैव अ लुक, या दिस वन, दैट्स गॉन। नाउ द पास्ता ऑन। Little bit of chili flakes, herbs and spices, salt, oregano, that's all. तो आप देख सकते हैं ये जो है ये इन्होंने एक चाइनीज बोल बनाकर तैयार किया है और यहाँ पर इन्होंने एक फ्रेंच पास्ता जो है वो बनाकर तैयार किया है और इसी तरीके से पूरा मेन्यू जो है वो एक नए तरीके से G20 को लेकर तैयार किया गया है। कैमरा पर्सन चाको के साथ मैं रिया जातुष्करन, ABP न्यूज़, दिल्ली। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।